पुस्तक 19 कायापलट अध्याय 61 सभा स्थल। स्टेला नदी के ऊपर इंद्रधनुषी रोशनी हमेशा की तरह खूबसूरती से चमक रही थी, लेकिन सब खामोश थे। वे अवाक थे। लिनली की बात करें तो वह अनगिनत विशेषज्ञों की निगाहों के नीचे बस शांति से डार्कनेस एलायंस की तरफ बढ़ रहा था। एक पैरागॉन अभी अभी अराजक स्थान में पहुंचा दिया गया था। उसने एक पैरागॉन को अराजक जगह में धकेल दिया। वह एजियो ड्रैगन कबीले का है। उसका नाम लिनली है। आसपास के सैनिकों और कमांडरों ने इस दृश्य को अच्छी तरह याद कर लिया था। लिनली ने मैग्नस से जो शब्द कहे थे, उनके कारण लिनली का नाम उजागर हो गया था। स्वाभाविक रूप से अब आसपास के सभी लोग ये बात जानते थे। अचानक शीघ्र भौतिक आक्रमण। अंधकार गठबंधन से संबंधित एक कप्तान को अचानक होश आया और उसने शीघ्रता से दिव्य ज्ञान के माध्यम से अपने सहयोगियों से बात की। चटचटाहट। अंधेरे गठबंधन की ओर से तेज रोशनी की लगभग 100 किरणें निकलीं, जो दुश्मन की ओर गरज रही थीं। भौतिक हमले, आगे बढ़ो। लगभग एक ही पल में दोनों पक्षों के सैनिकों को होश आ गया। तभी अंधकार गठबंधन और प्रकाश गठबंधन के सैनिक दो पैरागॉन के बीच अद्भुत युद्ध देखकर अपनी स्तब्धता से जागे और तुरंत फिर से युद्ध शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के अनगिनत सैनिक आगे बढ़े और एक दूसरे से भिड़ गए। लिनली, बेबे और अन्य दो लोग मानव सैलाब के बीच वहीं खड़े रहे। अब कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि लिनली के खिलाफ हमला कर सके। बॉस, बेबे ने लिनली की ओर देखा। वह बेहद उत्साहित थी। वह मैग्नस था। बॉस, अभी अभी जिस व्यक्ति को आपने अराजक जगह में धकेला था, वह मैग्नस था। बेयर के बराबर का कोई, बहुत शक्तिशाली, हाँ, बहुत शक्तिशाली। बेबे खुशी से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी गहरी थी कि उसकी आंखें आधी बंद हो गईं। रीसगेम और रिहोम के चेहरे भी मुस्कुराहट से भरे हुए थे। रीसगेम, तुमने कुछ सैन्य योग्यताएं तो होनी ही चाहिए, है ना? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? लिनली ने अपना सिर घुमाकर रीसगेम की ओर देखा। जरूरत नहीं। रीसगेम ने जानबूझकर एक खर्राटा भरा। लिनली, हालांकि मैं तुम्हारे मुकाबले थोड़ा कमजोर हूँ, फिर भी पर्याप्त सैन्य योग्यताएं हासिल करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। पिछले प्लेनर युद्धों में मैंने पहले ही कुछ योग्यताएं हासिल कर ली थीं, और इस बार मुझे बस कुछ और चाहिए। रिहोम, चलो। रीसगेम और रिहोम भी लोगों की भीड़ में उड़ गए। लोग हर जगह थे, गलियारे में भरे हुए थे और लगातार एक दूसरे का कत्लेआम कर रहे थे। लिनली और बेबे भी उनमें शामिल थे, लेकिन वे बस दूर से रीसगेम और रिहोम को देख रहे थे। लिनली ने हल्के से सिर हिलाया। बेबे, चलो। रिहोम और रीसगेम की ताकत को देखते हुए, जब तक कि उनका सामना पैरागॉन या कई कमांडरों के हमले से न हो, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। चलो, स्टेला नदी के किनारे जाकर देखते हैं। ठीक है, चलो किनारे चलते हैं। बेबे हंसी और सिर हिलाया। हर कोई दुश्मन के तटों की ओर बढ़ रहा था, लेकिन लिनली और बेबे वास्तव में मुड़ गए। लिनली, डार्कनेस प्लेन के कमांडर दूर से लिनली को घूर रहे थे और मन ही मन आहें भर रहे थे। उन्हें इस बात का अफसोस था कि उन्होंने पहले हुई इस मुलाकात का फायदा लिनली से बातचीत करने में नहीं उठाया। पैरागॉन के साथ रिश्ता बनाने के बहुत कम मौके मिलते थे और ऐसा करना बहुत मुश्किल था। इससे पहले मिस्टर लिनली अपनी हैसियत छिपा रहे थे, इसलिए उनसे दोस्ती करना आसान होता। लेकिन अब उन्होंने अपनी ताकत जाहिर कर दी है। जरूर बहुत से लोग उनसे दोस्ती करना चाहेंगे। मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। सभी कमांडर इस सिद्धांत को समझते थे, और ऐसा ही हुआ। अगर पहले सभा के दौरान वे आकर लिनली के साथ दोस्ताना व्यवहार करते, तो लिनली वाकई उनके प्रति दयालु होता। पर अब चूंकि उसने अपनी शक्ति प्रकट कर दी थी, इसलिए जो लोग अब उससे दोस्ती करने आए थे, वे स्पष्ट रूप से उससे दोस्ती करने के लिए ऐसा कर रहे थे। लिनली उनसे उलझना भी नहीं चाहती थी। डार्कनेस गठबंधन पहले ही दूसरे गलियारे में जीत हासिल कर चुका था। चूंकि लिनली ने मैग्नस को हरा दिया था, इसलिए डार्कनेस गठबंधन का मनोबल अपने चरम पर था। मनोबल एक अदृश्य, भ्रामक चीज थी, लेकिन ये भी सच था कि गलियारे में जिस पक्ष के पास सबसे बहादुर, निडर और ज्यादा सैनिक होंगे, वही जीतेगा। जब लिनली और मैग्नस लड़ चुके थे, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें अंधकार गठबंधन और प्रकाश गठबंधन के प्रतिनिधि माना जाने लगा। दोनों पक्षों की सेनाएं स्वाभाविक रूप से अपने अपने विशेषज्ञों का उत्साहवर्धन कर रही थीं। लिनली जीत गया था, मैग्नस हार गया था। लाइट एलायंस के सैनिकों पर इसका प्रभाव काफी गहरा था और उनके कमांडरों पर भी इसका प्रभाव काफी गहरा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके मन में वे लगातार इस बात पर विचार करने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे कि दुश्मन के पास उनके बीच एक पैरागॉन है। उन कमांडरों ने पूरी ताकत से आगे बढ़ने और बेपरवाह होकर हमला करने की हिम्मत ही नहीं की, इस डर से कि कहीं लिनली उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हस्तक्षेप न कर दे। इन कमांडरों को लिनली से निपटने की अपनी क्षमता पर जरा भी भरोसा नहीं था। उनके निराश मनोबल को देखते हुए तथा कमांडरों द्वारा नेतृत्व करने का साहस न कर पाने के कारण लाइट एलायंस के सैनिकों को बार बार पीछे खदेड़ा जा रहा था। हा, मारो मारो। ये देखकर डार्कनेस गठबंधन के कमांडर बहुत खुश हुए। जैसे जैसे डार्कनेस एलायंस के सैनिक अपने कमांडरों के नेतृत्व में वीरतापूर्वक दहाड़ते गए, वे रथ के पहियों की तरह लगातार आगे बढ़ते और हमला करते रहे। उनकी बढ़त जितनी ज्यादा होती गई, लड़ाई उतनी ही आसान होती गई। डार्कनेस एलायंस का मनोबल चरम पर पहुंच गया था। स्टेला नदी के किनारे लिनली और बेबे स्टेला कॉरिडोर के ऊपर से लड़ाई देख रहे थे। बॉस, हमारी टीम जरूर जीतेगी, बेबे ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। लिनली ने गलियारे में हो रहे कत्लेआम को देखा, फिर सिर हिलाया। तार्कीय गलियारों में लड़ाइयां ऐसी ही होती हैं। एक बार जब एक पक्ष डरकर पीछे हटने लगता है, तो चाहे पीछे से उसे सहारा देने के लिए नए सैनिक भी तैयार हों, सब बेकार है। एक बार जब अग्रिम पंक्तियां ढह जाएंगी, तो पीछे वाले भी प्रभावित होंगे।
वे निश्चित रूप से हार चुके हैं। लिनली के शब्द निकलते ही तार्किया गलियारे से निकलती इंद्रधनुषी चमक अचानक गायब हो गई। अंधकार गठबंधन ने जीत हासिल कर ली थी। वे दोनों गलियारों में विजयी रहे और इस प्रकार इस प्लेनर युद्ध में दिव्य अंधकार विमान का पक्ष विजेता रहा। अंधकार गठबंधन के सभी सैनिक सामूहिक रूप से मुड़कर चले गए। दूसरे भाई, बॉस मर गया। अफसोस, फिर भी हम ज्यादा बदकिस्मत नहीं थे। हालात हमारी उम्मीद से कहीं बेहतर थे। हम दोनों अभी जिंदा हैं। दो सिपाही कंधे से कंधा मिलाकर जोर जोर से हंसते हुए उड़े। हम तीनों भाई आखिरकार प्लेनर युद्ध क्षेत्र में रोमांच का अनुभव कर ही चुके हैं और हमें कई कमांडरों को युद्ध करते देखने का मौका मिला है। हमने 2 पैरागॉन्स को भी लड़ते देखा। मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है। यहाँ से जिंदा निकल पाना एक अप्रत्याशित लाभ है। हाँ, सही कहा। मैंने तो 76 सैनिक बैज भी हासिल कर लिए हैं। मेरे पास भी 50 हैं। जब हम दोनों इन्हें जोड़ेंगे तो हमारे पास सॉवरेन माइट की एक बूंद के बदले में पर्याप्त मात्रा में होगा। एक और लाभ। बचे हुए सैनिक बहुत खुश थे, आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। जिन सैनिकों ने यहाँ प्लेनर युद्ध क्षेत्र में आने की हिम्मत की थी, वे सभी अनगिनत वर्षों से यहाँ रह रहे थे। वे खुद प्लेनर युद्ध क्षेत्र देखना चाहते थे और शायद सेनापतियों के एक समूह को आपस में लड़ते हुए देखना चाहते थे। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उनका बच जाना, यह एक अप्रत्याशित सुखद आश्चर्य था। बॉस, बेबे ने अचानक कहा। लिनली ने उसकी ओर देखा और बेबे ने आगे कहा, बॉस, यदि आप एक 6 स्टार फाइंड होते जिसने अनगिनत वर्षों तक बिना किसी प्रगति के प्रशिक्षण लिया होता, तो क्या आप भी उनके जैसा ही चुनाव करते? अनगिनत वर्षों तक प्रशिक्षण के बाद भी कोई प्रगति नहीं। लिनली दंग रह गया। यदि वह सचमुच आगे कोई प्रगति करने में असमर्थ था और उसे एक लंबा अंतहीन जीवन जीना पड़ा, जब वह हर चीज से थक गया, तो शायद वह सचमुच अपने दिव्य क्लोन को त्यागने और पौराणिक प्लानर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने का विकल्प चुनता ताकि व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव कर सके। मैं भी यही चुनाव करूंगा, लिनली ने धीमी आवाज में कहा। अगर मैं शिखर तक नहीं पहुंच सकता तो कम से कम मुझे खुद उस जगह को तो देखना ही होगा जहां शिखर विशेषज्ञ इकट्ठा होते हैं। प्लेनर युद्ध क्षेत्र। जिस किसी के पास विशेषज्ञ का हृदय होगा, वह सर्वोच्च विशेषज्ञों के युद्ध क्षेत्र, प्लेनर युद्ध क्षेत्र के प्रति उत्सुकता से भर जाएगा। लिनली, एक खुशी भरी पुकार गूंजी। लिनली और बेबे ने मुड़कर देखा तो रीसगेम और रिहोम तेज रफ्तार से उड़ते हुए आ रहे थे। लिनली हंसा और बोला, रीसगेम, तुम्हारे चेहरे के भाव से लग रहा है कि तुमने काफी सैन्य योग्यताएं हासिल कर ली हैं, है ना? जाहिर है। रीसगेम ने अपनी भौहें उठाईं और आत्मसंतुष्ट होकर कहा, लेकिन यह वाकई खतरनाक था। लाइट एलायंस बहुत जल्दी हार गया, जिसके परिणामस्वरूप लाइट एलायंस के कमांडर भी जल्दी ही भाग गए। अगर रिहोम और मैं मिलकर तेजी से आगे नहीं बढ़ते तो शायद हम पर्याप्त बैज हासिल नहीं कर पाते। लिनली, देखो, बहुत से लोग तुम पर ध्यान दे रहे हैं, रीसगेम ने धीमी आवाज में कहा। लिनली ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। लौटते हुए सैनिकों की भीड़ में से कई लोग लिनली की ओर देख रहे थे। वो आसमानी नीले रंग के कपड़े पहने हुए लिनली है। वो उधर, उसने एक पैरागॉन को हरा दिया। मैंने खुद इसे देखा है। ये झूठ कैसे हो सकता है? यह वाकई अविश्वसनीय था। अपने जीवन काल में मैंने हर तरह के विशेषज्ञों को लड़ते देखा है। मैंने 2 पैरागॉन्स को भी मुक्का मारते देखा है। यह इसके लायक था। लिनली बहुत शक्तिशाली है। इस युद्ध के बाद मैं अपने भौतिक लोक में वापस जा रहा हूँ। इतने वर्षों में मैंने जो खजाने जमा किए हैं, वे मुझे वापस टेलीपोर्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। अब अपने वतन लौटने का समय आ गया है। भौतिक लोक से पाताल लोक तक और फिर पाताल लोक में अनगिनत वर्षों के साहसिक कारनामे। मैंने बहुत कुछ देखा है। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब घर लौटने का समय आ गया है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे जाने के बाद से अनगिनत वर्षों में मेरे वतन का क्या हुआ होगा। हर एक सैनिक के अपने विचार, अपनी योजनाएं थीं। दरअसल प्लेनर युद्धों में भाग लेने में सक्षम हर व्यक्ति एक विशेषज्ञ था। आखिरकार आमतौर पर केवल 6 सितारा राक्षस स्तर या उससे ऊपर के विशेषज्ञों को ही सैनिक के रूप में चुना जाता था, लेकिन जाहिर है अगर कमांडर की मंजूरी हो तो 5 सितारा राक्षस स्तर के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हो सकते थे। इन सैनिकों के सभी के अपने अपने सपने थे। उनमें से कई अपने सपनों की तलाश में प्लेनर युद्ध क्षेत्र में आए थे। इससे पहले सैनिकों के एक छोटे से हिस्से ने ही लिनली को मैग्नस से लड़ते देखा था। उस लड़ाई की खबर अब तेजी से फैल रही थी और कई सैनिक लिनली की ओर देखने लगे। इस पैरागॉन को देखने के लिए सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि कमांडर भी दूर से लिनली को घूर रहे थे। वह असल में एक आदर्श है। वुडब्रिज दूर खड़े लिनली को घूरता रहा, पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अगर लिनली को याद आया और वह मुझसे नफरत करने लगा और मुझे देखते ही मार डाला तो बहुत बुरा होगा। वुडब्रिज जल्दी से बाकी सेना के साथ प्लेनर गेटवे की ओर चल पड़ा। कुछ लोग ऐसे थे जो प्लेनर गेटवे की ओर तेजी से बढ़े, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो लिनली से दोस्ती करना चाहते थे। श्री लिनली, हमारी पिछली मुलाकात के दौरान मुझे यह अंदाजा नहीं था कि आप इतने सक्षम हैं। श्री लिनली, कुछ कमांडर वहां आए, वे सभी काफी मित्रवत लग रहे थे। लिनली ने बस कुछ विनम्र शब्द कहे, फिर रीसगेम की ओर कहा, रीसगेम, बेबे और मैं पाताल लोक जा रहे हैं। चलो यहीं अलग हो जाते हैं। प्लेनर युद्ध क्षेत्र 11 विमानों से जुड़ा था, इसलिए वहां 11 गलियारे थे, जिनमें से प्रत्येक एक अलग स्थान की ओर जाता था। लिनली और बेबे पाताल लोक लौटने वाले थे, जबकि रीसगेम नरक लोक लौट रहा था। तुम पाताल लोक लौट रहे हो? रीसगेम दंग रह गया। ठीक है, हमें अभी भी कुछ काम निपटाने हैं।
बेबे ने सिर हिलाया और हंस पड़ी। रीस गेम, नरक लोक में लौटने के बाद जब हमारे पास थोड़ा खाली समय होगा तो हम तुम्हारे एमेथिस्ट पर्वतों पर जाएंगे और टहलेंगे। ठीक है, तो फिर, रीस गेम ने हार मानते हुए कहा। तो चलो यहीं अलग हो जाते हैं। जब हम नरक लोक में लौटेंगे तो फिर मिलेंगे। लिनली, बेबे, रीस गेम और रिहोम अपने अपने रास्ते चले गए। लिनली ने बाकी कमांडरों से बस कुछ और शिष्टाचार भरे शब्द कहे, फिर बेबे के साथ तेज रफ्तार से पाताल लोक के गलियारे की ओर उड़ चला। बाकी कमांडर लिनली को उड़ते हुए बस दूर से ही देख सकते थे, उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। प्लेनर युद्ध क्षेत्र और पाताल लोक को जोड़ने वाला गलियारा। लिनली और बेबे आसमान से उतरे और तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही लिनली उतरा, उसने काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। बॉस, एक और व्यक्ति जो आपसे दोस्ती करना चाहता है। बेबे ने मन ही मन संदेश भेजा। लिनली को ये सब देखकर घिन आ रही थी। उसने इस काले वस्त्रधारी व्यक्ति को पहचान लिया, जो वास्तव में एक सेनापति था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति का चेहरा काफी पीला था और उसकी आंखें एक हल्की, तैलीय हरी रोशनी से चमक रही थीं। लिनली को देखते ही काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने थोड़ा झुककर मन ही मन संदेश भेजा। श्रीमान लिनली, मेरे स्वामी, पाताल लोक के ज्वाला फौज सम्राट की ओर से मैं आपको अपने स्वामी का दूत बनने पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पाताल लोक, फ्लेम फौज सॉवरेन। लिनली अपनी हंसी रोक नहीं सकी। अपनी शक्ति प्रकट करने के बाद उसे जल्द ही विभिन्न सॉवरेन से निमंत्रण मिलने वाले थे। लिनली इसके लिए तैयार था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्लेनर युद्ध क्षेत्र छोड़ने से पहले ही उसे आमंत्रित कर लिया जाएगा। सॉवरेन वाकई बहुत तेजी से काम करते थे। श्री लिनली, एक आदर्श व्यक्ति होने के नाते मुझे पूरा यकीन है कि सम्राट आपको आपकी इच्छानुसार किसी भी प्रकार की संप्रभु कलाकृति प्रदान करने के लिए सहमत होंगे, लेकिन निश्चित रूप से कलाकृतियों की एक सीमा होती है। जहाँ तक संप्रभु शक्ति का सवाल है, हम इसमें कंजूसी नहीं करेंगे। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आग्रह किया। माफ करना, फिलहाल मैंने सम्राट का दूत बनने के बारे में नहीं सोचा है। लिनली मुस्कुराए। बेबे, चलो चलें। लिनली ने तुरंत बेबे को गलियारे की ओर ले गया। मिस्टर लिनली, काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अनुनय विनय के कुछ और शब्द कहने चाहे, लेकिन लिनली और बेबे की गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। वे सीधे गलियारे में उड़ गए और काले वस्त्रधारी व्यक्ति की नजरों से ओझल हो गए। ये देखकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। प्लेनर युद्ध क्षेत्र से जाने के बाद निश्चित रूप से कई सम्राट उसे आमंत्रित करेंगे। मेरे स्वामी को शायद सफल होने की कोई उम्मीद नहीं है। सम्राटों के बीच भी मतभेद थे। पैरागॉन स्तर के किसी व्यक्ति के लिए ये वास्तव में उन पर निर्भर था कि वे किसके लिए दूत के रूप में सेवा करना चाहते हैं। पुस्तक 19, कायापलट, अध्याय 62। कौन जीवित है, कौन मरा है। समतल गलियारा अनगिनत लोगों से भरा हुआ था और गलियारे की दीवारें इंद्रधनुषी रंग की रोशनी से जगमगा रही थीं। लिनली और बेबे भीड़ के बीच से बाहर की ओर उड़ रहे थे। लगभग पहुंच गए। लिनली को अपनी गर्मी कांपती हुई महसूस हुई। डिक्सी, बॉस येल, जॉर्ज और मेरे पिता। हालांकि वह शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था, लिनली इस समय बेहद घबराया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि वे अभी भी जिंदा होंगे। मरे हुए लोगों के बीच लगातार हो रहे कत्लेआम और ये तथ्य कि उसके पिता की मृत्यु लगभग 3000 साल पहले हो चुकी थी, इस बात का मतलब था कि उसके पिता की सचमुच मृत्यु होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। लिनली ने बेबे की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से काफी घबराई हुई थी। बेबे, सब ठीक है, सब लोग जिंदा और स्वस्थ होंगे। लिनली ने संदेश भेजा। ठीक है। बेबे ने जल्दी से सिर हिलाया। बातचीत करते हुए उन्होंने देखा कि आगे एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था जो पूरी तरह से काले अधोलोकीय प्रकाश से भरा हुआ था। वे लोगों की भीड़ के साथ आगे बढ़े। बेबे और लिनली प्रवेश द्वार से अंदर गए और एक विशाल चौड़े हॉल में पहुंचे। फ्लेमबोन पर्वत, आयामी द्वार पर। जब लिनली यहाँ से प्लेनर युद्ध क्षेत्र में आया था तब यहाँ बहुत कम लोग थे, लेकिन अब पूरा हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग अपने बैज जमा करने और अपनी सैन्य योग्यता दर्ज कराने के लिए यहाँ आए। सैनिकों, तुम सब कतार में लग जाओ और वहाँ आओ। सेनापतियों, मेरे पास आओ। लिनली और बेबे ने मुड़कर देखा कि बोलने वाला व्यक्ति सम्राट का दूत, चांदी के बालों वाला बुजुर्ग गैलन था। हॉल में कई मेजें थीं और हर मेज के पीछे लेखक बैठे थे। लेखक लगातार सैन्य योग्यताएं दर्ज कर रहे थे और गलियारों में अब लंबी कतारें लगी हुई थीं। सभी को अपना बैज जमा करके उसे दर्ज करवाना था, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जाता था। केवल सम्राट के दूत गैलन के सामने की जगह खाली थी। आखिरकार कमांडर काफी दुर्लभ थे। मिस्टर गैलन, लिनली ने हल्की हंसी के साथ पुकारा जैसे ही वह उड़कर ऊपर आया। लॉर्ड लिनली, बधाई हो, आप जिंदा वापस लौट आए। लिनली और बेबे को देखकर गैलन मुस्कुराने लगा। उसकी यह कठोर आवाज आम सैनिकों के लिए थी, अपने जैसे ओहदे वाले कमांडरों के लिए भी वह काफी मिलनसार था। कैसा रहा, क्या इस बार तुमने पर्याप्त सैन्य योग्यताएं अर्जित कर लीं? गैलन हंसा। मेरे पास पर्याप्त है। लिनली ने सिर हिलाया। गैलन ने लिनली को आश्चर्य से देखा। एक सॉवरेन कलाकृति प्राप्त करने के लिए 10 दुश्मन कमांडर बैज की आवश्यकता होती है। मुझे पता ही नहीं था। कमाल है। मिस्टर लिनली, बैज मुझे दे दीजिए। मैं आपके साथ आपके इस साथी का भी ध्यान रखूंगा। अगर वह मेरे मातहतों के पास गया तो उसे बहुत लंबा समय लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। लिनली ने मुड़कर कतार पर नजर डाली। दरअसल कतार मुख्य हॉल के अंदर ही एक घेरा बना चुकी थी और कई लोगों को हवा में ही इंतजार करना पड़ा। लिनली और बेबे ने अपने रक्त लाल बैज और काले बैज वापस ले लिए और उन्हें सौंप दिया। ये बहुत सख्त नियम था।
यदि उनके पास अपना बैज नहीं होता तो उन्हें मौत की सजा दे दी जाती। चूंकि आपके पास पहले से ही पर्याप्त सैन्य योग्यताएं हैं, इसलिए मुझे उन्हें दर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे सॉवरेन के पास जा सकते हैं और उनसे अपने लिए एक सॉवरेन कलाकृति बनवा सकते हैं। गैलन ने हंसते हुए कहा। सभी सॉवरेन के पास अभिलेखों की एक प्रति है जो दर्शाती है कि प्लेना युद्ध में भाग लेने वाले कमांडरों के पास कितनी सैन्य योग्यताएं थीं। आपको बस अपने द्वारा प्राप्त किए गए दुश्मन के बैज दिखाने होंगे और सॉवरेन को पता चल जाएगा। बोलते हुए गैलन ने अपने पीछे एक लंबे खुले गलियारे की ओर इशारा किया। आप इस निजी निकास द्वार से निकलकर सॉवरेन को देख सकते हैं। गैलन हंसा। सार्वभौम को देखा? सार्वभौम को साक्षात देखा? बेबे ने आश्चर्यचकित होकर कहा। गैलन हंसा। बिल्कुल नहीं, सॉवरेन आने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। जिस सॉवरेन को आप देखेंगे वह बस एक ऊर्जा संरचना होगी। सॉवरेन का असली शरीर अभी बहुत दूर पाताल लोक के किसी दूसरे हिस्से में है। मिस्टर लिनली, एक गर्मजोशी भरा अभिवादन गूंजा। लिनली और बेबे दोनों ने मुड़कर देखा। बोलने वाला एक बैंगनी वस्त्र पहने काले बालों वाला आदमी था। वर्थिंगटन, वो सेंटे। लिनली ने हल्के से सिर हिलाया। लिनली इस कमांडर से पहले भी मिल चुका था और उसे याद था। गैलन उसे देखते ही हंस पड़े। ओह लॉर्ड वर्थिंगटन, बधाई। प्लेना युद्ध में जीवित बचे सभी लोग बधाई के पात्र हैं। गैलन ने आगे कहा। लॉर्ड वर्थिंगटन, क्या आपने इस बार पर्याप्त सैन्य योग्यताएं अर्जित की हैं? टार्टस लॉर्ड लिनली के पास पर्याप्त है और वह आपके 100 साल बाद युद्ध में उतरे थे। मैं अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ। ये रहे 3 कमांडर बैज, इन्हें नोट कर लो। वर्थिंगटन ने 3 सुनहरे कमांडर बैज और अपना लाल बैज निकाला, फिर हंसते हुए बोला। गैलन, मिस्टर लिनली का पर्याप्त सैन्य योग्यताएं अर्जित करना बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं मिस्टर लिनली से कैसे तुलना कर सकता हूँ? मिस्टर लिनली तो आखिर एक आदर्श व्यक्ति हैं। गैलन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक तुरंत दिखाई दी और वह लिनली को घूरने लगा। पैरागॉन? गैलन बहुत हैरान था। स्वाभाविक है। वर्थिंगटन जोर से हंसा। श्री लिनली ने प्लेना युद्ध क्षेत्र के तार्कीय गलियारे के ऊपर हवा में पैरागॉन मैग्नस के साथ एक भव्य द्वंद्व युद्ध किया। अन्य कमांडरों और वहां मौजूद अनगिनत सैनिकों के पास पीछे हटने और लड़ाई रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। श्री लिनली ने मैग्नस को तो अराजक अंतरिक्ष में भी धकेल दिया था। गैलन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। तुम दोनों बातें करते रहो, मैं सॉवरेन से मिलने जाऊंगा, लिनली ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर बेबे के साथ गैलन के पीछे वाले गलियारे की ओर चल दिया। लिनली अभी भी अपने पीछे चल रही बातचीत सुन सकता था। लिनली एक आदर्श व्यक्ति बन गया। ये क्या है? मुझे इसके बारे में विस्तार से बताओ। मैं इस बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। अभी अभी आपने मिस्टर लिनली को टार्टस लॉर्ड कहा था। ये क्या बात है? क्या वो एजियो ड्रैगन कबीले के एल्डर नहीं है? लिनली ने ये शब्द नहीं सुने क्योंकि वह सुरंग में पहले ही अंदर जा चुका था। ये सुरंग बहुत चौड़ी थी, कम से कम 5 मीटर या उससे भी ज्यादा, और लगभग 4 मीटर ऊंची। गलियारे की दीवारें धुंधली हरी रोशनी से मंद मंद चमक रही थीं, जिससे ये बिल्कुल स्वप्निल और भ्रामक लग रहा था। कुछ पल चलने के बाद लिनली के सामने एक चौराहा दिखाई दिया। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? बेबे थोड़ा हैरान थी। लिनली ने सुरंगों को ध्यान से देखा, लेकिन वहाँ कोई और नहीं था। अचानक लिनली के मन में एक आवाज गूंजी। लिनली, तुम दोनों बाईं ओर वाली सुरंग में प्रवेश करो। थोड़ा चलने के बाद तुम मुझे देखोगे। मृत्यु का मुख्य शासक। लिनली की आंखें चमक उठीं। बेबे, इधर आओ। लिनली तुरंत बेबे को बाईं ओर वाली सुरंग की ओर ले गई। सिर्फ 100 मीटर चलने के बाद वे सुरंग से बाहर निकले और एक चौड़े चमकते हुए हॉल में पहुंचे। लिनली ने अपनी नजरों से उस जगह को देखा। हॉल के अंदर सिंहासन पर कोई नहीं बैठा था, लेकिन हॉल के किनारे बैंगनी रंग का लबादा पहने एक दुबली पतली सुंदर आकृति खड़ी थी, जिसके लंबे रक्त लाल बाल कंधों पर लहरा रहे थे। अचानक वह आकृति घूमी और जैसे ही उसने लिनली को अपनी नजरों से देखा, वह अपने दिल कांपने से खुद को नहीं रोक सका। संप्रभु, लिनली ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। यह व्यक्ति मृत्यु का प्रमुख शासक था, लेकिन लिनली को अब लग रहा था कि हालांकि मृत्यु का प्रमुख शासक अपनी महिमा का एक प्रत्यक्ष आभामंडल उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन वह आभामंडल उतना प्रबल नहीं था। लिनली समझ सकता था कि यह आकृति एकमात्र प्रतिरूप रही होगी जिसे शासक ने ऊर्जा से बनाया था। प्रशंसनीय। मृत्यु की प्रमुख अधिपति ने लिनली की ओर देखा। उसके होंठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। लिनली, मेरे लिए किसी की प्रशंसा करना बहुत दुर्लभ है। हालांकि अब मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करती हूँ। आखिरकार, हालांकि मैं मृत्यु की प्रमुख अधिपति हूँ, नियमों के अनुसार मुझे अभी तक आदर्श बनना बाकी है, लेकिन तुम बन गई हो। अद्भुत। लिनली दंग रह गया। रीस्केम से बातचीत करते हुए लिनली को पता चला था कि सॉवरेन बनने का पैरागॉन होने या न होने से कोई लेना देना नहीं है। कई सॉवरेन अभी तक पैरागॉन नहीं बने थे, लेकिन लिनली ने कल्पना भी नहीं की थी कि मृत्यु के मुख्य सॉवरेन जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी अभी तक पैरागॉन नहीं बन पाया था। हालांकि लिनली स्वयं एक पैरागॉन नहीं था, बल्कि एक सोल म्यूटेट था। फिर भी लिनली अस्थायी रूप से इस बात का प्रचार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दूसरों द्वारा उसे आदर्श कहे जाने को स्वीकार कर लिया। आखिरकार 4 क्लोनों वाला सोल म्यूटेट वाकई बहुत आश्चर्यजनक था। बस 1000 साल या उससे ज्यादा समय हो गया है, लेकिन तुम सचमुच उस स्तर तक पहुंच गए हो। मृत्यु के प्रमुख शासक ने प्रशंसा की सांस छोड़ी। सार्वभौम, लिनली ने थोड़ा झुककर सम्मानपूर्वक कहा, हमारे पहले हुए समझौते के अनुसार मेरे द्वारा प्राप्त प्रत्येक कमांडर बैज के बदले आप मुझे एक व्यक्ति को ढूंढने में मदद करेंगे और उन्हें अपनी याददाश्त वापस पाने में मदद करेंगे।
सार्वभौम, मैं अब आपसे इस समझौते को पूरा करने के लिए कहने आया हूँ। लिनली सीधे मुद्दे की बात पर पहुंच गया। मृत्यु के प्रमुख शासक ने लिनली को तिरछी नजर से देखा। वह अब भी स्वाभाविक रूप से सभी प्राणियों को नीचे देखते हुए एक ऊंची उदात्त आभा बिखेर रही थी। मेरे दूत बनो, मृत्यु के मुख्य शासक ने सहजता से कहा। लिनली थोड़ा चौंक गई। लिनली किसी सम्राट का दूत नहीं बनना चाहता था, लेकिन वक्ता तो मृत्यु का मुख्य सम्राट था। अगर मृत्यु का मुख्य सम्राट लिनली के परिवार और दोस्तों को बचाने का फायदा उठाता तो लिनली के पास और कुछ करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। सार्वभौम, बेबे ने दुखी होकर कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरे बॉस को धमकी देने जा रहे हैं? सार्वभौम, मृत्यु के प्रमुख शासक ने बेबे की ओर एक नजर घुमाई और उस स्पष्ट बर्फीली निगाह ने बेबे का दिल दहला दिया। मृत्यु के प्रमुख शासक ने शांति से कहा, बिल्कुल नहीं। प्रमुख शासक होने के नाते मैंने जो भी कहा है मैं स्वाभाविक रूप से उसका पालन करूंगा। प्रत्येक शत्रु सेनापति बैच के लिए मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ति ढूंढूंगा और उस व्यक्ति को उसकी स्मृति वापस पाने की अनुमति दूंगा। जहां तक तुम्हें मेरा दूत बनने के लिए आमंत्रित करने की बात है, वह कुछ और है। तुम अस्वीकार करना चुन सकते हो। लिनली ने थोड़ा झुककर फिर गोलमोल मना कर दिया। मुझे माफ कर दो महाराज, अभी मैं किसी का दूत बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये भी ठीक है। मृत्यु के प्रमुख शासक की आवाज ठंडी हो गई। हमारे समझौते के अनुसार अपने कमांडर बैज उतार दो। मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दूं, मौत की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर तुम जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो वह पहले ही मर चुका है तो तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। मैं सिर्फ उन्हें ढूंढने और उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए जिम्मेदार हूँ। बेशक। लिनली ने गहरी सांस ली, फिर 4 कमांडर बैज निकाले, जिनमें से बेबे ने 2 निकाले। 6। मृत्यु के अधिपति ने भौहें चढ़ाईं। तो बोलो, किसे ढूंढ रहे हो? पहला मेरा अच्छा दोस्त है, वह भी यूलान प्लेन से है। येल डाविसन, लिनली ने जल्दी से कहा। मृत्यु के प्रमुख अधिपति ने थोड़ा सिर हिलाया। एक क्षण रुको, मेरा असली शरीर पाताल लोक के हृदय में खोज करेगा। आखिरकार मृत्यु के प्रमुख अधिपति भी सिर्फ अपनी शक्तियों के बल पर पूरे पाताल लोक में एक भी नामधारी मरे हुए को नहीं खोज सकते थे, लेकिन पाताल लोक का हृदय अलग था। यह उन नियमों का ठोस रूप था जो भौतिक रूप में पाताल लोक को नियंत्रित करते थे। ये पाताल लोक का हृदय था। पाताल लोक के हृदय के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से ऐसे व्यक्ति को खोज सकता था जो मृत्यु के बाद मरे हुए में परिवर्तित हो गया हो। मुझे आशा है कि बॉस येल अभी भी जीवित है। लिनली घबरा गई, जबकि बेबे लिनली के हाथों को पकड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। फाउंड हिम, द चीफ सॉवरन ऑफ डेथ नॉडेड। Strange, he's actually a Netherblood spirit. Netherblood spirit, Linley said, startled. Right. There are many types of undead. Generally speaking, when an ordinary mortal dies and becomes a Netherblood spirit, it is because they were filled with tremendous hatred, anger, and a desire to kill. Naturally, this means that Netherblood spirits are fairly common amongst undead. The chief sovereign of death gave Linley a sidelong glance. Your luck isn't bad. Not only is he alive, he is also a saint-level undead. Next, Linley took a deep breath, then said, my second bro, George. Oh, a hint of a smile played at the corners of the chief sovereign of death's lips. Linley stared at the chief sovereign of death. Your second bro, George, is alive as well. In addition, he's a demigod. There is no need for me to restore his memories. He became a deity. Linley couldn't help but feel delight. It made sense. Dixie and George both died as saints. A saint-level undead did indeed have the chance to become a deity. The third, the chief sovereign of death said calmly. The third one is my wife's elder brother, Dixie. Linley said hurriedly. Linley had to admit, this netherworld heart was truly miraculous. With just some basic information, it was able to find his family and friends. Linley had no idea that in reality, just based on the name, Linley, the netherworld heart would be able to instantly find everyone connected to him. To the chief sovereign of death, finding one person and finding 10 people was almost the same. Still, the chief sovereign of death wouldn't possibly tell Linley this. Dixie, hey, he became deity as well. The chief sovereign of death said. However, his divine clone is dead, while his saint-level body remains hiding within the undead realm. He doesn't need me to restore his memory either. Linley felt a surge of joy in his heart. Although Dixie had become a deity, then lost his divine clone, he was still alive. Now, only 4 were remaining. Next was his father, Hogg. His father, my father, Hogg. Linley said slowly. The chief sovereign of death searched for a moment, then nodded and said. The 4 you searched for are all quite decent. 2 became deities, while the other 2 became saints. Your father is currently a saint-level undead. No wonder your father is still alive. He's a member of the Azure Dragon clan. His soul is decent. Although Hogg hadn't regained his memories, he was still a member of the Azure Dragon clan. His soul was still far more powerful than the souls of most undead. Father is still. Linley was wildly overjoyed. He had been quite afraid, but the end results had been miraculous. All 4 of the people he had been searching for were alive. दरअसल इसका संबंध उन चारों से ही था। जितना ज्यादा शक्तिशाली कोई था, उसके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा थी। उनमें से 2 तो शुरू से ही संत स्तर के मरे हुए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके बचने की संभावना ज्यादा थी। येल नफरत में मर गया था और एक अधम आत्मा बन गया था, और जिंदा रहते हुए काफी शक्तिशाली था। हॉग की बात करें तो उसकी आत्मा भी बहुत शक्तिशाली थी। 2 और मेरे भाई बेबे के माता पिता, लिनली ने जल्दी से कहा। लिनली को एहसास हुआ कि पहले व्यक्ति येल के अलावा सॉवरेन बाकियों की स्थिति के बारे में उसे लगभग तुरंत जवाब दे पा रहे थे।
ऐसा लग रहा था जैसे खोज की प्रक्रिया काफी तेज थी। ठीक है, मेरे पिता और मेरी माँ, बेबे ने जल्दी से कहा। लेकिन मुझे उनके नाम नहीं पता। मुझे नामों की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम्हें कुछ समय इंतजार करना होगा। मृत्यु के प्रमुख शासक ने बेबे की तरफ देखा। लिनली ने बेबे को उत्साह से देखा। उसने मन ही मन कहा, बेबे, चिंता मत करो। तुम्हारे माता पिता 9वीं श्रेणी के जादुई जानवर थे। जब वे जीवित थे तो काफी शक्तिशाली थे और वे बेरूत के कबीले के भी थे। उनकी आत्माएं भी काफी शक्तिशाली होनी चाहिए। उनके जीवित होने की पूरी संभावना है। ठीक है। बेबे ने गहरी सांस ली, फिर सिर हिलाया। लिनली समझ गई कि बेबे इस समय बहुत घबराया हुआ था। आखिरकार बेबे अपने माता पिता से पहले कभी नहीं मिला था। उन्होंने कुछ देर इंतजार किया और फिर, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मृत्यु के प्रमुख शासक ने आश्चर्य से बेबे की ओर देखा। तुम्हारे माता पिता दोनों ही संत स्तर के मरे हुए प्राणी हैं और काफी शक्तिशाली भी। अद्भुत। बेबे ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। लिनली भी बेबे के लिए खुश था। जब से उसकी आत्मा में परिवर्तन हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी किस्मत चमक गई हो। हर वह व्यक्ति जिसे उसने खोजा था अभी भी जीवित था। अचानक लिनली के मन में एक विचार को आया। बेबे के माता पिता, फिर मेरी माँ। बेबे ने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा था, लेकिन लिनली को भी अपनी माँ की कोई याद नहीं थी। हालांकि वह अपनी माँ से कभी नहीं मिला था, फिर भी वह उसकी माँ थी। उसकी अपनी माँ। सॉवरेन, क्या आप मेरे लिए एक और व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं? लिनली ने घबराहट से कहा। नहीं। 6 बैज, 6 मौके। मौत के प्रमुख शासक ने बिना हिले डुले शांति से कहा। पास खड़ी बेबे ने जल्दी से कहा, महाराज, मेरे बॉस ने जिन 2 लोगों को ढूंढने को कहा था वे देवता हैं। आपको उनकी याददाश्त वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें गिनती में नहीं आना चाहिए, है ना? या यूं कहें कि वे दोनों तो बस एक ही मौका थे। और तुम कौन होती हो ये फैसला लेने वाली? राजा ने बेबे की तरफ देखा। सारे 6 मौके खत्म हो चुके हैं। लिनली कुछ बेचैनी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे दूत बनने को तैयार हो अपने सम्राट के रूप में, तो मैं कुछ और बार तुम्हारी तलाशी लेने को तैयार हूँ, वो भी मुफ्त में। मृत्यु के प्रमुख सम्राट ने अचानक कहा। लिनली दंग रह गया। क्या उसे सम्राट का दूत बनना पड़ा? बॉस। बेबे लिनली की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। सार्वभौम, लिनली ने बोलते हुए भौहें चढ़ाईं। दरअसल एक कमांडर बैज इतना मूल्यवान नहीं होता। मेरी हैसियत को देखते हुए अगर मैं चला जाऊं तो मैं कोई दूसरा कमांडर ढूंढ सकता हूं और उससे बैज उधार ले सकता हूं। ये कहा जा सकता है कि मैं उस व्यक्ति का एहसानमंद हूं। मुझे विश्वास है कि दूसरे लोग मेरी बात मानेंगे। कमांडर बैज के बदले लिनली से एक एहसान। कई कमांडर इस तरह के सौदे में शामिल होने को तैयार होंगे। सच? मृत्यु के प्रमुख शासक ने सिर हिलाया। तो फिर महाराज, ये कैसा रहेगा? अगर आप उस व्यक्ति को ढूंढ सकें जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, तो मैं आपका दूत बनने को तैयार हूँ। अगर आप इस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाते, या अगर वह पहले ही मर चुकी है, तो चलिए आपका दूत बनने की बात छोड़ देते हैं। लिनली ने मृत्यु के प्रमुख महाराज की ओर देखा। मृत्यु के प्रमुख शासक ने लिनली की ओर देखा, क्षण भर रुककर, फिर हंसकर सिर हिलाया। ठीक है, मुझे मंजूर है। जहां तक मृत्यु के प्रमुख शासक का सवाल था, एक और खोज करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगी। मृत्यु के प्रमुख शासक को पता था कि अगर वह नहीं मानी तो लिनली शायद सचमुच एक और बैज उधार ले लेगी। मैं अपनी माँ को खोजना चाहता हूँ, लिनली ने धीरे से कहा। पुस्तक 19, कायापलट, अध्याय 63, वापसी। तुम्हारी माँ? मृत्यु के मुख्य शासक ने लिनली को आश्चर्य से देखा। जैसा कि मृत्यु के प्रमुख शासक ने देखा, अगर लिनली तुरंत अपने माता पिता को ढूंढना चाहता तो यह उचित होता। पहले अपने पिता को ढूंढना और फिर अपनी माँ को बाद के लिए छोड़ देना। एक क्षण रुको। मृत्यु के प्रमुख शासक ने अपनी आंखें बंद कर लीं। लिनली के दिल में घबराहट सी हुई। माँ, मैं अपनी माँ से पहले कभी नहीं मिला। लिनली की याददाश्त में माँ एक ऐसा शब्द था जो उससे बहुत दूर था। उसे उस शब्द की कोई याद नहीं थी, लेकिन लिनली दूसरों के माता पिता को देख पाता था और कभी कभी अपनी माँ के बारे में सोचता था। उसकी अपनी माँ कैसी थी? अजीब बात है। मौत के मुख्य शासक ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी ठंडी, उदास निगाहें लिनली के चेहरे पर पड़ीं। क्या बात है? लिनली ने जल्दी से कहा। लिनली अपनी माँ के बारे में चिंतित था। आखिरकार उसके पिता या उसके दोस्तों की तुलना में जब वह जीवित थी तो वह बहुत कमजोर थी। हालांकि उसकी आत्मा बहुत पवित्र थी, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी। तुम उसे ढूंढ नहीं पाए? पास में खड़ी बेबे लिनली के लिए चिंतित होने से खुद को नहीं रोक सकी। मृत्यु के प्रमुख शासक ने बस भौहें चढ़ाईं। लिनली को कुछ चिर से देखा। लिनली, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? लिनली को कुछ समझ नहीं आया। उसने जल्दी से कहा, सार्वभौम, मैं आपके साथ मजाक कैसे कर सकता हूँ? सार्वभौम, कृपया मुझे बताइए, मेरी माँ की क्या हालत है? क्या वह मरी हुई है? चाहे वह जिंदा हो या मरी, कृपया मुझे सीधे बताइए। लिनली घबरा गया, लेकिन मृत्यु के मुख्य सार्वभौम के चेहरे का भाव और भी भद्दा हो गया। लिनली, तुम्हारी माँ बिल्कुल भी नहीं मरी है, नहीं वह मरे हुए जीव में बदल गई है। और फिर भी तुम मुझे उसे ढूंढने के लिए कह रहे हो? मृत्यु के प्रमुख शासक की आंखों में एक भयावह भाव था। निसंदेह मृत्यु के प्रधान शासक को चिढ़ होगी। लिनली ने पहले उससे एक शर्त लगाई थी। अगर लिनली की माँ मर चुकी होती तो कम से कम मृत्यु के प्रमुख शासक के पास शर्त जीतने का मौका होता। लेकिन अगर लिनली की माँ मरी ही नहीं होती तो मृत्यु का प्रमुख शासक उसे कैसे ढूंढ सकता था? अगर उसकी माँ जिंदा होती और फिर भी लिनली मृत्यु के प्रमुख शासक से उसे ढूंढने के लिए कहता,
तो इसका मतलब था कि लिनली बस उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। मेरी माँ मरी नहीं है। लिनली को इस पर विश्वास नहीं हुआ। पास खड़ी बेबे आंखें फाड़े देखती रही। मरा नहीं, बिल्कुल नहीं। फेनलाई के राजा ने खुद कहा था, ये झूठ नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माँ मरी नहीं है। मृत्यु के अधिपति के चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई। या हो सकता है कि उसकी आत्मा भी नष्ट हो गई हो और उसकी मृत्यु हो गई हो। एक बात तो तय है, तुम्हारी माँ की आत्मा पाताल लोक में है ही नहीं, न ही वह मरे हुए में बदली है। पाताल लोक के हृदय में हर उस व्यक्ति का रिकॉर्ड है जो मरे हुए में बदल गया था। अगर वह यहाँ होती तो उसे ढूंढना नामुमकिन होता। लिनली ने भौहें चढ़ाईं। मृत्यु के अधिपति का क्या रुतबा था? वह झूठ तो बोल ही नहीं सकती थी, और फिर भी उसकी माँ तो मर ही चुकी थी। आखिर हो क्या रहा था महाराज? लिनली ने जल्दी से कहा। मेरी माँ का देहांत तो बहुत पहले हो गया था। मेरी जांच पड़ताल के अनुसार जब मेरी माँ का देहांत हुआ तो उनकी आत्मा को भौतिक लोक के दीप्तिमान चच ने, दीप्तिमान प्रभु, प्रकाश के मुख्य प्रभु को अर्पित कर दिया था। प्रकाश के मुख्य प्रभु तो एक मुख्य प्रभु ही होते हैं। क्या वे एक सामान्य आत्मा की परवाह करेंगे? क्या ये संभव है कि आत्मा वास्तव में लोगों से होते हुए दिव्य प्रकाश लोक में स्थानांतरित हो जाए? लिनली को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। मृत्यु के अधिपति को ये सुनकर पूरी बात समझ आ गई। उन्होंने लिनली को एक ठंडी नजर से देखा। अगर जैसा तुमने बताया वैसा ही हुआ तो तुम्हारी माँ की आत्मा सचमुच दिव्य प्रकाश लोक में चली गई होगी। अब वह पूरी तरह से प्रकाश के अधिपति के नियंत्रण में है। संक्षेप में, उसकी आत्मा मेरे नियंत्रण में नहीं है। दिव्य प्रकाश विमान। लिनली घबरा गया। उसने पूछा, क्या मेरी माँ को वापस लाने का कोई रास्ता है? असंभव। मृत्यु के प्रमुख अधिपति ने यह बात पूर्ण निश्चयता के साथ कही। प्रकाश के प्रमुख अधिपति द्वारा एकत्रित सभी आत्माएं अपनी स्वतंत्र इच्छाशक्ति पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगी। मैं तुम्हें ये बता दूं, दिव्य प्रकाश क्षेत्र के देवदूत प्रकाश के अधिपतियों के प्रति पुनर्तः वफादार हैं। वे कभी भी विश्वासघाती नहीं हो सकते। यदि तुम उस देवदूत को पा भी लो जिसमें तुम्हारी माँ का रूपांतरण हुआ था, तब भी वह वापस नहीं आएगी। स्वर्गदूत। लिनली को इन स्वर्गदूतों के बारे में कुछ बातें पता थीं। देवदूत एक शक्तिशाली सैन्य जाति थी जिसका नियंत्रण प्रकाश के अधिपतियों के हाथ में था। किंवदंतियों के अनुसार अधिपतियों ने ही देवदूतों का निर्माण किया था, और यद्यपि वे बुद्धिमान थे फिर भी उन्हें मानव आकार की युद्ध मशीनें कहा जाता था। क्या उनकी माँ एक देवदूत बन गई थी? और प्रकाश के अधिपति शुद्ध आत्माओं को क्यों इकट्ठा करेंगे? इसका उद्देश्य तो अपनी देवदूत सेनाओं को मजबूत करना है। मृत्यु के प्रधान अधिपति ने हंसी उड़ाई। क्या मेरे पास अपनी माँ को वापस लाने का कोई रास्ता नहीं है? लिनली को समझ नहीं आया। पुनर्जन्म लेने वाले मरे हुए लोगों को कम से कम अपनी आज़ादी तो मिलती है, लेकिन फरिश्तों को? मृत्यु के प्रमुख शासक ने लिनली की तरफ देखा। लिनली, तुमने मृत्युदेव गोलम्स के बारे में सुना है, जो युद्ध के मानव आकार के हथियार हैं, है ना? फरिश्ते मृत्युदेव गोलम्स से थोड़े ज्यादा खास होते हैं। आखिरकार उनकी अपनी बुद्धि होती है, लेकिन एक चीज जो वे साझा करते हैं, फरिश्ते अपने स्वामियों प्रकाश के शासकों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। इसके अलावा प्रकाश के प्रमुख शासक का मिजाज कैसा है, तुम्हारी तो बात ही छोड़ो। अगर दूसरे शासक भी उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आएं और उनसे अपने किसी फरिश्तों को आज़ादी देने के लिए कहें, तब भी यह बहुत संभव नहीं होगा। ये सुनकर लिनली का दिल बैठ गया। प्रकाश का मुख्य शासक आखिरकार एक मुख्य शासक था। और कुछ है क्या? अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, मृत्यु के प्रमुख शासक ने शांति से कहा। लिनली ने इसके बारे में और नहीं सोचा, जल्दी से कहा, एक और बात है जिसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। तुम सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत हो। मृत्यु के प्रमुख शासक ने थोड़ा सिर हिलाया। तो बोलो। मृत्यु के प्रमुख शासक का लिनली के प्रति रवैया अब एबिस पर्वत पर पहले से कहीं बेहतर था। जाहिर है लिनली के प्रतिमान बनने से उसके प्रति उसका नजरिया काफी सुधर गया था। ये स्वाभाविक ही था। शासक आमतौर पर उन लोगों की प्रशंसा करते थे जो प्रतिमान बन पाते थे। आखिरकार संप्रभु बनना भाग्य और किस्मत की बात थी। लेकिन पैरागॉन्स, ये तो असली कौशल और योग्यता का मामला था। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति की आत्मा विलुप्त हो गई हो तो क्या उसे वापस जीवित करने का कोई तरीका है? लिनली ने घबराकर कहा। पास खड़ी बेबे लिनली की तरफ देखे बिना नहीं रह सकी। बॉस का इस बारे में बात करना, जरूर दादाजी डोहइन के बारे में सोच रहा होगा। बेबे अच्छी तरह जानती थी कि लिनली का डोहइन कोवर्ट के प्रति कितना गहरा स्नेह था। मृत्यु के अधिपति ने हंसते हुए कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक बार किसी व्यक्ति की आत्मा नष्ट हो जाए तो वह निश्चित रूप से मर चुका है। उसे वापस कैसे लाया जा सकता है? ओह, लिनली के दिल में आशा का वह अंतिम संकेत बिखर गया। शुरू में तो उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, बस थोड़ी सी ही थी। मृत्यु के प्रमुख शासक ने अपनी भौहें उठाईं और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। दरअसल लिनली, जिस व्यक्ति की आत्मा नष्ट हो गई हो उसके दोबारा जीवित होने की एक छोटी सी संभावना हो सकती है। अरे! लिनली की आंखें अचानक चमक उठीं और वह मृत्यु के प्रमुख शासक को घूरने लगा। सर, ये कौन सा तरीका है? मृत्यु की अधिपति लिनली की आंखों में ये भाव देखकर चौंक गईं, लेकिन उनका मनोरंजन और भी बढ़ गया। जिस व्यक्ति की आत्मा नष्ट हो जाती है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। अधिपतियों का यही मत है, लेकिन किंवदंती के अनुसार जीवन की अधिदेवता जीवन के आदेशों का साक्षात रूप हैं। वह स्वयं जीवन की आदेशिका हैं। ब्रह्मांड जिस प्रकार कार्य करता है वह आदेशों द्वारा नियंत्रित होता है। मैं उस व्यक्ति को नहीं बचा सकती जिसकी आत्मा नष्ट हो गई हो, लेकिन शायद जीवन की अधिदेवता बचा सकती है। ठीक है, ठीक है,
लिनली उत्साह से भर गया। ब्रह्मांड का संचालन आदेशों द्वारा नियंत्रित होता है। जीवन के अधिदेवता आदेशों के साक्षात रूप के रूप में उस व्यक्ति को अवश्य बचा पाएंगे। ये सिर्फ मेरी राय है। मैं कोई महादेव नहीं हूँ। मैं पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकता कि कोई महादेव ऐसे व्यक्ति को बचा सकता है या नहीं। मृत्यु के अधिपति ने शांति से हंसते हुए कहा, हालांकि मेरे विचार से महादेव पूरी तरह सर्वशक्तिमान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस असीम ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वे पूरा न कर सकें। आखिरकार वे तो आदेश हैं। यह मृत्यु के मुख्य शासक के बारे में सिर्फ एक अनुमान था, लेकिन लिनली को लगा कि यह अनुमान विश्वसनीय है। जीवन के अधिदेवता का जीवन पर नियंत्रण था। शायद बचाव सचमुच संभव था। मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ और समय बर्बाद करने के लिए नहीं है, मृत्यु के अधिपति ने शांति से कहा। तुमने जिन 6 लोगों का जिक्र किया है वे सभी पाताल लोक में फैले हुए हैं। मैं उन्हें रसातल पर्वत पर पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा। अब तुम्हें रसातल पर्वत पर जल्दी जाना चाहिए और अपने परिवार और दोस्तों से मिलना चाहिए। ये शब्द कहते ही मृत्यु के मुख्य अधिपति का शरीर गायब हो गया तथा ऊर्जा संसार में वापस आ गई। आखिरकार ये सिर्फ एक ऊर्जा क्लोन था। लिनली और बेबे ने एक दूसरे को देखा। बॉस, बधाई हो। बेबे हंसी। लिनली के चेहरे पर मुस्कान थी। मृत्यु के प्रमुख शासक से यह समाचार सुनकर लिनली के सारे संदेह दूर हो गए थे। उसके पिता और दोस्त वापस आ गए थे और उसकी माँ दिव्य प्रकाश लोक की देवदूत बन गई थी। दादाजी डोहईन की बात करें तो शायद अगर वे जीवन के अधिदेवता से मिल पाते तो लिनली उनसे पुनर्जीवित होने की प्रार्थना कर पाता। इस हल्की सी आशा ने लिनली को इच्छाशक्ति और ऊर्जा से भर दिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लिनली ने धीरे से खुद से कहा। बेबे, चलो हम एबिस पर्वत पर जाएंगे। लिनली यहाँ फ्लिमबोन पर्वत पर नहीं रुकना चाहता था। वह तुरंत बेबे के साथ चला गया और फिर उनके धात्विक जीवन रूप में प्रवेश कर गया और तेजी से एबिस पर्वत की ओर बढ़ गया। पाताल लोक, नॉर्थबोन प्रांत, 18 पर्वत श्रृंखलाओं के डाकुओं का अड्डा। पर्वत श्रृंखलाओं में से एक। ऊपर हवा में काले बादल काले अजगर की तरह घूम रहे थे, रात के आसमान को ढंक रहे थे। खूनी शैतानी चांद धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। जॉर्ज इस समय अपने कमरे की खिड़की के सामने बैठा था। उसका सिर उठा हुआ था और वह भयानक रक्तिम चंद्रमा की ओर देख रहा था। मैंने जो दौलत जमा की है उससे शहर में एक घर खरीदना तो बनता ही है, जॉर्ज मन ही मन सोच रहा था। ज्यादा जरूरी है कि मुझे शहर जाने का कोई मौका ढूंढना पड़े। ठीक है, 3 महीने बाद शहर में एक कारवां भेजा जाएगा ताकि हम जो कुछ लूट कर लाए हैं उसे बेच सकें। तो फिर 3 महीने बाद। इस पूरे समय जॉर्ज धीरे धीरे बिना किसी हड़बड़ी के इंतजार कर रहा था। हालांकि वह इन डाकुओं का एक प्रबंधक था। धन के बंटवारे का जिम्मा जॉर्ज ने ज्यादा गबन करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी इतने साल एक अधिकारी के रूप में बिताने के बाद वह इन विशेषज्ञों के धन का प्रभारी था, जिनमें से ज्यादातर सिर्फ प्रशिक्षण देना और मारना जानते थे, लेकिन वित्तीय प्रबंधन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसलिए यह उसके लिए काफी आरामदायक स्थिति थी। वर्षों से डाकू जॉर्ज के काफी प्रिय हो गए थे। उन्होंने देखा कि यह प्रबंधक उदार और दयालु था और चीजों को निष्पक्ष रूप से बांटता था। सभी लोग उसके निर्णयों से सहमत थे। अचानक 12वें भाई एक दहाड़ गूंजी। कौन है? जॉर्ज ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत लिविंग रूम की ओर चल पड़ा। महल के अंदर से कई लोग निकले। उस पर्वत शाखा का मुखिया, एक लंबा चौड़ा गंजा आदमी, भी बाहर निकला। अरे मालिक, इतनी जल्दी क्या है? बोलते हुए उसने अपने पहरेदारों को उस व्यक्ति का स्वागत करने के लिए भेजा। वह समझ गया कि बोलने वाला 18 पर्वत श्रृंखलाओं का मुखिया था। भयानक रक्तलाल चंद्रमा की रोशनी ने संपूर्ण पर्वत श्रृंखला को रक्त की परत से ढक दिया था। 12वें भाई, जल्दी करो, एक गहरी आवाज गूंजी। जॉर्ज उस बड़े गंजे आदमी के पीछे था। अब तक जॉर्ज उस दाढ़ी वाले बौने को भी पहचान चुका था जो बैंगनी वस्त्र पहने सुनहरे बालों वाले एक आदमी के साथ आया था। दाढ़ी वाला बौना उनकी 18 पर्वत श्रृंखलाओं का प्रमुख क्लियोपेट्रा था। प्रमुख के बगल वाला व्यक्ति कौन है? जॉर्ज थोड़ा उलझन में था। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके बीच एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह पहचानता नहीं था, फिर भी वह ऊंचे पद पर था। मेरे बगल वाला व्यक्ति 7 सितारा भूत लॉर्ड बेवली ली है, दाढ़ी वाले बौने ने कहा। गंजे आदमी ने तुरंत सिर झुकाया। महामहिम बैंगनी वस्त्र पहने सुनहरे बालों वाले उस आदमी ने उसे शांति से देखा, लेकिन तभी उसकी नजर जॉर्ज पर पड़ी जो उस गंजे आदमी के पीछे खड़ा था। ये देखकर जॉर्ज मन ही मन चौंक गया। ये 7 सितारा भूत मुझे क्यों घूर रहा है? जॉर्ज की नजर में 7 सितारा भूत के स्तर का एक विशेषज्ञ निश्चित रूप से पाताल लोक के सर्वोच्च विशेषज्ञों में से एक था। आप जॉर्ज हैं? हाँ, बैंगनी वस्त्र पहने सुनहरे बालों वाले आदमी ने शांति से कहा। हाँ, जॉर्ज चौंक गया। क्या तुम अपने पिछले जन्म में यूलान प्लेन से आए थे? बैंगनी वस्त्र पहने सुनहरे बालों वाले उस आदमी की आंखों में एक दुर्लभ मुस्कान उभरी। जॉर्ज स्तब्ध रह गया, लेकिन फिर भी उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मेरे पीछे आओ, बैंगनी वस्त्रधारी आदमी ने कहा। माय लॉर्ड बेवली, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप जॉर्ज को यहाँ से क्यों ले जा रही हैं? गंजे आदमी ने जल्दी से कहा। इतने सालों से जॉर्ज के अपने प्रबंधक होने से वह बहुत संतुष्ट था। जॉर्ज हर काम बड़ी सावधानी से करता था, जिससे उसे किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। वह सचमुच जॉर्ज को जाने नहीं देना चाहता था। बैंगनी वस्त्र पहने व्यक्ति अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। 12वां भाई, बड़ी दाढ़ी वाला बौना डांटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चीफ, मुझे उसके पीछे चलने दो,
जॉर्ज उस गंजे आदमी के प्रति आभारी था कि उसने अभी उसके लिए खड़े होने का प्रयास किया, लेकिन वह ये भी जानता था कि 7 स्टार स्पेक्टर की मांग ऐसी चीज थी जिसे ये डाकू अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। जॉर्ज, गंजे आदमी ने उसकी ओर देखा, फिर जॉर्ज के कंधों पर थपथपाया। जॉर्ज भी मुस्कुराया, लेकिन उसका दिल एक खटास से भर गया। मैंने इतने सालों से तैयारी की थी, हम शहर जाने वाले थे। ये आदमी अचानक मुझे ले जाने क्यों आ गया? इस सफर में क्या होगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है। लगता है तीसरे भाई और बाकियों से मेरा मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। चिंता मत करो, ये तुम्हारे लिए कोई बुरी बात नहीं है। बैंगनी वस्त्र पहने, सुनहरे बालों वाले आदमी ने उसे तिरछी नजर से देखा, फिर शांति से कहा, यह व्यवस्था सम्राट ने की है, सार्वभौम। जॉर्ज और आसपास के लोग हैरान रह गए। तुम मेरे पीछे आओ। बैंगनी वस्त्र पहने आदमी ने जॉर्ज की ओर देखा और शांत स्वर में बोला। हाँ। जॉर्ज की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मन ही मन वह पूरी तरह से हैरान था। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। मैं किसी सम्राट का ध्यान अपनी ओर क्यों खींचूंगा कि वह मुझे बुलाने के लिए किसी को भेजे? जॉर्ज को समझ नहीं आया, लेकिन वह बस इतना ही कर सकता था कि इस 7 सितारा भूत के पीछे पीछे चला जाए। पुस्तक 19, कायापलट, अध्याय 64। अनेक स्थानों से एकत्रित। आसमान अंधेरा था और विशाल धरती सूखी और बंजर लग रही थी। यह मरे हुए लोगों के राज्य एशबेले शे बेर शुष्क भूमि का उत्तरी भाग था। कंकालों के समूह लाशों के समूहों के साथ शुष्क भूमि में बिखरे हुए थे। मरे हुए लोग आमतौर पर समूहों में घूमते थे, बहुत कम ही अकेले घूमने की हिम्मत रखते थे। अचानक वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लाश अचानक एक दिशा की ओर देखने लगे। जमीन से एक लयबद्ध आवाज आ रही थी, ग्रा। एक सुनहरे बालों वाले ज़ॉम्बी ने अपना सिर उठाया और चीखी। फौरन ज़ॉम्बी का समूह तेज गति से आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही पल बाद जमीन से तेज गति से 10 से ज्यादा काले धब्बे उभर आए। ये 10 धब्बे ब्लैक नाइट्स थे, जो अनडेड लोग के काफी शक्तिशाली अनडेड थे। यहाँ तक कि सबसे कमजोर ब्लैक नाइट भी कम से कम 5वीं रैंक का मरे हुए व्यक्ति था। ब्लैक नाइट्स के इस दस्ते में कुल 19 सदस्य थे और नेता रक्त लाल कवच पहने हुए था। उसका चेहरा एक छज्जे से ढका हुआ था, लेकिन उसकी ठंडी निगाहें उसके पार आसपास के इलाके पर टिकी थीं। वे कमजोर मरे हुए लोग इतने डरे हुए थे कि वे जल्दी से भाग गए, लेकिन ब्लैक नाइट्स आसानी से उन तक पहुंच गए। अग्रणी ब्लैक नाइट ने अपना सिर उठाया, एक भयंकर दहाड़ लगाए, मानो वह अपना गुस्सा निकाल रहा हो। 18 काले शूरवीरों को समझ नहीं आया। उनका स्वामी एक बहुत शक्तिशाली संत स्तरीय काला शूरवीर था, जो मरे हुए राज्य का एक सम्राट था, जिसका अपना महल था और जिसके नियंत्रण में बड़ी संख्या में काले शूरवीर थे। लेकिन आज उनके सम्राट ने अपने काले शूरवीरों को बेतरतीब ढंग से तेजी से शुष्क भूमि पर दौड़ा दिया था। गुस्सा निकालते हुए बेतहाशा इधर उधर सरपट दौड़ो। Enough, let's return. The Black Knight leader said calmly. Yes, my lord. The 19 Black Knights once more began to gallop backwards. In the Ashbel drylands, every single saint was considered a supreme expert, and this Black Knight was one of the ranked experts of this region. I suddenly regained my memories from my previous life. What is going on? The Black Knight leader's heart was filled with confusion and shock. Will I ever be able to return to the Yulan plain? The Black Knight leader said quietly to himself. My sons, Linley, Wharton, how are they? It has been over 2000 years. Are they saint-level dragonblood warriors now, or have they yet to reach the saint rank? Did they become undead instead? The Black Knight leader's heart was filled with complex emotions. Ever since he regained his memories, his mind had never stopped pondering. This Black Knight leader was Linley's father, Hogg. Ever since gaining his memories from his past life, Hogg was no longer able to remain calm-minded. He missed his sons. He also wanted to get revenge for his wife. But he understood that given that more than 2000 years had passed, Duke Patterson of the Kingdom of Felly had probably died of old age long ago. In the blink of an eye, 40 years passed since the day Hogg regained his memories. The castle of the Black Knights. Hogg was still dressed in that bloody red armor. He stood at the very peak of the castle, his head raised as he stared into the dark skies. Suddenly, a figure flew over at high speed. Hogg was startled. Whoosh! The person charged straight downwards at extremely high speed. Who is it? Hogg let out a low growl. Clang! At the same instant, the many armored black knights within the castle all rose to their feet. Ha! The person let out a loud laugh, and then a terrifying majestic presence spread out. A powerful divine presence covered the entire castle, and all of the black knights within felt as though the end had come. All of them knelt in terror. This was an absolute difference in levels. Hogg raised his head to look at this person. This was someone who looked like a youth, with short silver hair and a baby's face. Hogg, the youth said casually. Hogg was shocked. Before regaining his memories, he had no idea that his name was Hogg. As Hogg saw it, in this world, aside from himself, there shouldn't be anyone else who knew who his true identity was. But this person before him had just addressed him by his name. Who are you? Hogg stared at this person. Was it you who gave me my memories back? I don't have that power. The youth laughed softly. Only sovereigns are capable of restoring your memories. Come with me, महाराज. मैं हॉग को बहस करने का मौका भी नहीं मिला, तभी एक दिव्य शक्ति का प्रवाह उमड़ पड़ा और उसे जकड़ लिया। इस तरह वह युवक हॉग को जबरदस्ती उठाकर ले गया और दोनों दक्षिण की ओर उड़ गए। उस युवक ने बुदबुदाते हुए कहा, यह मुर्दा तो वाकई बहुत दूर था। मुझे पाताल लोक से यहाँ तक आना था और अब वापस अथाह पर्वत तक जाना है।
यह वाकई एक बड़ी यात्रा है। महल के कई काले शूरवीर अवाक होकर देखते रहे जब उनके राजा को इस तरह घसीटा जा रहा था। वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लिनली के पिता येल, जॉर्ज, डिक्सी, बेबे के पिता और माता, मृत्यु के मुख्य शासक ने लोगों को उन सभी को ले जाने का प्रबंध किया। पाताल लोक, एबिस पर्वत का आधार, एबिस इनके भीतर। लिनली एक कुर्सी पर बैठी थी जबकि बेबे खड़ी खड़ी भौहें चढ़ा रही थी। बॉस, हमें यहाँ 10 साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन कोई नहीं आया। हमें और कितना इंतजार करना होगा? लिनली और बेबे बहुत पहले ही एबिस माउंटेन पहुंच चुके थे, लेकिन चूंकि एबिस माउंटेन पर कोई और निवास नहीं था, इसलिए मृत्यु के प्रमुख शासक ने लिनली और बेबे को सराय में ही रहने की अनुमति दे दी थी। लेकिन किसने सोचा होगा कि 10 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद लिनली ने अभी तक किसी को आते नहीं देखा था। इंतजार करते रहो। लिनली अपनी कुर्सी पर शांति से बैठा किताब पलट रहा था। सॉवरेन ने बॉस येल और बाकियों को ढूंढने और वापस लाने के लिए लोगों का इंतजाम किया है। वे सब अलग अलग जगहों पर हैं। मेरे पिता अनडेड लोक में हैं और वहां से यहाँ तक का सफर काफी लंबा है। बात यह नहीं है कि वे धीमे हैं, बल्कि बात यह है कि हम टार्टस से एबिस पर्वत तक बहुत तेज उड़ रहे थे। हालांकि वे एक धात्विक जीवन रूप पर सवार थे। लिनली उस धात्विक जीवन रूप में अपनी इच्छाशक्ति का संचार करने और उसे कहीं अधिक तेज गति से चलाने में सफल रहे थे। 10 साल से भी कम समय में वे टार्टस से एबिस पर्वत तक पहुंच गए थे। अचानक लिनली ने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। बेबे ने आश्चर्य से लिनली को देखा। बॉस, क्या बात है? एक शक्तिशाली आभा, लिनली ने धीमी आवाज में कहा। पाताल लोक में लिनली के पास आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण की अविश्वसनीय शक्तियां थीं। आखिरकार पाताल लोक की स्थानिक दीवारें प्लेनो युद्ध क्षेत्र की तुलना में कहीं कमजोर थीं। किसी विशेषज्ञ को पास आते देखकर लिनली ने अपनी दिव्य इंद्रिय फैला दी। 100 किलोमीटर दूर एक सुनहरी मछली के आकार का धात्विक जीवन रूप सराय की ओर उड़ता हुआ आया, जिसमें जॉर्ज और बैंगनी वस्त्रधारी सुनहरे बालों वाला वह आदमी था। जॉर्ज ने बैंगनी वस्त्र पहने उस आदमी की तरफ देखा। ये 7 सितारा भूत बेवली कह रहा था कि वह सम्राट के आदेश पर मुझे लेने आया है, लेकिन कह रहा है कि उसे नहीं पता कि सम्राट मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। जॉर्ज खुद भी नहीं समझ पाया। वह एक अर्धदेव था, एक मामूली व्यक्ति। पाताल लोक में उसके जैसे अनगिनत लोग थे। सम्राट उसे क्यों देखना चाहेंगे? हम यहाँ हैं, बेवली ने कहा। धातु में जीवन रूप अचानक गायब हो गया तथा बेवली और जॉर्ज हवा में दिखाई दिए। दूसरा भाई, एक अत्यंत प्रसन्न स्वर गूंजा, जबकि उसी समय एक आकृति अचानक जॉर्ज और बेवली के सामने प्रकट हुई। ये कैसी रफ्तार है? मैं तो 7 स्टार स्पेक्टर हूँ, पर मैं प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रहा था। बेवली एकदम स्तब्ध रह गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। कमांडर स्तर के विशेषज्ञ भी जब पैरागॉन जैसी रफ्तार का सामना करते हैं तो उन्हें प्रतिक्रिया करने में मुश्किल होती है, एक साधारण 7 स्टार स्पेक्टर को तो और भी ज्यादा। जॉर्ज का शरीर कांप उठा जब उसने सामने खड़े व्यक्ति को देखा। वह परिचित आकृति, वह परिचित चेहरा, वह परिचित मुस्कान। तीसरा भाई, जॉर्ज इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया और वह आगे बढ़ा और लिनली को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। हा, दूसरे भाई, आखिरकार मैं तुम्हें पा ही गया। लिनली ने अपने दोस्त को छोड़ने से पहले उसे काफी देर तक कसकर गले लगाया। बचपन से अपने पुराने दोस्त जॉर्ज को देखकर लिनली का दिल बेहद भावुक हो गया। तीसरे भाई, आप यहाँ क्यों हैं? अब जॉर्ज को आखिरकार इस सवाल का ख्याल आया। बेवली की बात करें तो वह एबिस माउंटेन की ओर थोड़ा झुका, फिर मुड़कर चला गया। जॉर्ज ये देखकर हैरान हुए बिना नहीं रह सका। बेवली, ये 7 सितारा स्पेक्टर मुझे सॉवरेन से मिलने ले जाने वाला था। वह जा रहा है। मैंने सम्राट से कहा था कि वह आपको यहाँ लाने का प्रबंध करें। लिनली हंसते हुए बोली। तीसरे भाई, तुमने सम्राट से पूछा? जॉर्ज दंग रह गया। लंबे समय तक पाताल लोक में रहने के बाद जॉर्ज पाताल लोक के भीतर सत्ता के विभिन्न स्तरों के बारे में जान गया था। हालांकि लॉर्ड प्रीफेक्ट्स जैसे सर्वोच्च स्तर के विशेषज्ञ भी राजाओं की नजर में चींटियां मात्र थे। किसी राजा से मदद मांगना, एक देवता और एक राजा के बीच का अंतर एक साधारण मनुष्य और एक देवता के बीच के अंतर जैसा था। एक मनुष्य एक देवता से मदद मांगे, ये बिल्कुल अकल्पनीय था। हा, क्या बड़ी बात है। बेबे अचानक पास से खिलखिलाती हुई प्रकट हुई। जॉर्ज, थोड़ी देर में येल और डिक्सी भी आ जाएंगे। बॉस येल, जॉर्ज ने अविश्वास से लिनली की ओर देखा। तीसरे भाई, तुमने सचमुच एक सम्राट से इतने सारे लोगों को ढूंढकर लाने का इंतजाम करने को कहा था। यह तुम्हारा और इस सम्राट का क्या रिश्ता है? आओ पहले अंदर चलें, लिनली ने हंसते हुए कहा। जॉर्ज का शुरुआती स्थान एबिस माउंटेन के काफी नजदीक था, इसलिए उसे पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। जॉर्ज के पहुंचने के कुछ ही देर बाद डिक्सी भी आ गई और फिर बेबे के माता पिता आए और उसके बाद येल आया। येल आ गया था। जॉर्ज और डिक्सी येल से पहले ही मर चुके थे। उन्हें समझ नहीं आया कि येल की मौत कितनी भयानक थी, लेकिन एबिस इन पहुंचने के बाद उन्होंने लिनली और बेबे से यूलान महाद्वीप में उनकी मौत के बाद क्या हुआ था इसके बारे में जाना। विवरण सुनने के बाद वे भी गुस्से से भड़क उठे। तीसरे भाई, दूसरे भाई, तुम यहाँ हो। जैसे ही येल वहाँ पहुंचा, लिनली और जॉर्ज को देखकर वह बहुत खुश हुआ। बॉस येल, लिनली और जॉर्ज खुद को रोक नहीं पाए और आगे बढ़ गए। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। जब येल ने उन सभी कष्टों के बारे में सोचा जो उसने इतने सालों में सहे थे और आज कैसे वह अपने सबसे प्यारे दोस्तों से फिर मिल रहा था, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और आंसू बहाए। उस रात भोज में मैंने सचमुच इसकी कल्पना नहीं की थी। येल की आंखें नम थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक उत्साह भरी मुस्कान थी।
मैंने सोचा था कि मरने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन किसने सोचा था कि मैं, एक मरे हुए प्राणी, सचमुच अपने पिछले जन्म की यादें वापस पालूंगा और यहाँ भी लाया जाऊंगा। हम तीनों भाई एक बार फिर मिल गए हैं। तीसरे भाई, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तुमने मुझे एक बार फिर आशा का एहसास दिलाया। मेरे डॉसन वंश के वंश को आगे बढ़ाने की आशा, बदले की आशा। पास ही खड़ी डिक्सी ने भी आह भरी। पाताल लोक बेहद खतरनाक है। मैं पहले तो एक दिव्य क्लोन विकसित करने के लिए प्रशिक्षण लेने में कामयाब रही थी, लेकिन पाताल लोक में प्रवेश करते ही मेरी मृत्यु हो गई। सौभाग्य से मैं सतर्क रही और अपने संत स्तर के मूल शरीर को मरे हुए लोक में ही छोड़ आए। मैंने सोचा था कि मुझे उन कत्लेआम के मैदानों में ही जीना और मरना पड़ेगा। लिनली, शुक्रिया। अतीत में अंस्ट इंस्टीट्यूट में लिनली और डिक्सी को संस्थान के 2 सितारों के रूप में सराहा गया था, पर अब उस युवा जादूगर का प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, यहाँ तक कि वह एक सम्राट से भी मदद मांग सकता था। बस हो गई ये बातें। अब तो बस यही मायने रखता है कि हम सब फिर से साथ हैं। लिनली ने टोस्ट के लिए अपना वाइन ग्लास उठाया। आओ, जो बीत गया सो बीत गया। आओ, चीयर्स। प्रोत्साहित करना। बेबे ने भी खुशी से आवाज लगाई। बेबे के बगल में एक पुरुष और एक महिला खड़े थे। बेबे की माँ बहुत दयालु लग रही थी और उन्होंने एक लंबा बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था। जहाँ तक बेबे के पिता की बात है, उनसे एक तेज भयावह आभा निकल रही थी, जिससे वे बहुत ठंडे और दूर दराज लग रहे थे। लेकिन इस स्थिति में उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। येल, डिक्सी और बेबे के माता पिता। रास्ते में येल को एक अर्धदेवता की चिंगारी दी गई थी और उसे परिष्कृत करके देवता बना दिया गया था। बेबे के माता पिता के साथ भी यही हुआ था। केवल डिक्सी एक संत बना रहा। डिक्सी अभी भी अपने प्रयासों पर भरोसा करना चाहता था और प्रशिक्षण जारी रखना चाहता था। संत स्तर के मरे हुए लोगों के लिए, जब तक वे पर्याप्त आत्माओं का भक्षण करते हैं, जब उनकी आत्मा एक निश्चित स्तर की शक्ति तक पहुंच जाती है, तो वे संत बन जाते हैं। लेकिन संत से देवता बनने के लिए नियमों की समझ जरूरी थी। येल और बेबे के माता पिता को इन विषयों की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने देवता बनने के लिए एक दिव्य चिंगारी के साथ एकाकार होने का विकल्प चुना। लिनली अब तक बेचैन और अधीर हो चुका था। बाकी सब आ चुके थे, लेकिन उसके पिता हॉग अभी तक नहीं आए थे। लिनली मृत्यु के प्रमुख शासक से पूछने भी गया था, लेकिन मृत्यु के प्रमुख शासक ने उसे बस इंतजार करने को कहा था। स्विश, एक काले तलवार के आकार का धातु का जीवरूप तेज गति से उड़ता हुआ आया। भीतर संत स्तर का काला शूरवीर हॉग और साथ ही चांदी के बालों वाला युवक भी था। हॉग पहले ही देवता बन चुका था, लेकिन निस्संदेह उसने ऐसा किसी दिव्य चिंगारी के साथ मिलकर किया था। हॉग को नियमों की बहुत कम समझ थी और संभवतः वह अनगिनत वर्ष अकेले देवता बनने में असमर्थ रहा होगा। हम आगे पहुंच रहे हैं, चांदी के बालों वाले युवक ने शांत हंसी के साथ कहा। यह मिशन आखिरकार पूरा हो गया। धन्यवाद। हॉग ने फिर भी कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया। मुझे धन्यवाद क्यों? चांदी के बालों वाले युवक ने एक विचार से उस धातु में जीवन रूप को गायब कर दिया। हॉग और चांदी के बालों वाला युवक एबिस इनसे ज्यादा दूर नहीं, हवा में दिखाई दिए, और ठीक इसी क्षण अचानक आसमान में एक धुंधली सी चीज घूमी, इतनी तेजी से कि चांदी के बालों वाला युवक बुरी तरह चौंक गया। उनके सामने धुंध जम गई। हॉग ने अपने सामने खड़े व्यक्ति को ध्यान से देखा। उसके सामने वाला आदमी आसमानी नीले रंग के वस्त्र पहने हुए था और उसके लंबे भूरे बाल थे। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा पहले था। लेकिन हॉग को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने वाला व्यक्ति अभी अभी टेलीपोर्ट होकर उसके पास आ गया हो। उसके बगल में खड़ा ये 7 सितारा स्पेक्टर भी इतनी गति नहीं कर सकता था। यह विशेषज्ञ उसका बेटा कैसे हो सकता है? तुम चांदी के बालों वाला युवक थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन लिनली की नजर हॉग पर टिकी थी। लिनली के दिमाग में एक के बाद एक दृश्य उभरने लगे, अपने पिता की दृढ़ता और अकेलेपन के कारण। उस समय उन्होंने लिनली और वॉर्टन, उन 2 बच्चों की रक्षा की थी। उसके पिता का उससे किया गया अनुरोध, उसकी आशा कि लिनली को युद्ध ब्लेड स्लॉटरर मिल जाएगा। उसके पिता की कड़वाहट जो उसके दिल में छिपी थी, जिसे उसने अकेले ही झेला था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, बस एक पत्र पीछे छूट गया था और उसे पढ़कर ही लिनली को पता चला कि उसके पिता का जीवन कितना दुखद था। लिनली ने अपने सामने खड़े आदमी को घूरा। वह इतना उत्साहित था कि उसकी आंखें नम हो गईं। पिताजी, लिनली ने पुकारा। हॉग अविश्वास से अपने सामने खड़े व्यक्ति को देखता रहा। जब उसकी मृत्यु हुई तब लिनली एक युवा ही था। हालांकि हॉग को अपने सामने खड़े व्यक्ति के चेहरे पर युवा लिनली के कुछ अंश दिखाई दे रहे थे, लेकिन व्यवहार और बाकी सब चीजों में वर्तमान लिनली, जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च देवताओं में से एक है, अपने बचपन से बहुत अलग था। लिनली, ये तुम हो? हॉग लिनली को गौर से देखते हुए स्तब्ध और उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। यह मैं हूँ, पिताजी। लिनली अब खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था और उसके आंसू गिरने लगे। येल, जॉर्ज, बेबे और अन्य लोग दूर से ही मुस्कुराते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने 3000 साल बाद पिता और पुत्र को फिर से मिलते देखा था।